हेलो एंड वेलकम टू आवर डिस्कशंस ऑन बिजनेस बजटिंग, जहाँ पे हम इन दिनों कैश बजट्स बना रहे हैं। तो टुडे विल टेक अप दिस क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 7। द क्वेश्चन सेज एबीसी कंपनी विशेस टू अरेंज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। अब हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि नवंबर के अंदर हमारे पास 24,000 का क्रेडिट बैलेंस आ गया था। तो अब जब हमारे को पता पड़ गया है कि 24,000 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो फिर हम बैंक को बोल के रख सकते हैं कि भाई हमारे को इस महीने में 24,000 25,000 का ओडी चाहिएगा। तो इसलिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैश बजट्स बना रहे हैं। तो यहां पे अब क्या है, विशेस टू अरेंज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज इन मल्टीपल्स ऑफ 10,000 के मल्टीपल्स में वो ओवरड्राफ्ट अरेंज करेंगे। मतलब जैसे कि अगर लास्ट टाइम का केस लें 24,000 का ओवरड्राफ्ट बन रहा था, तो फिर ये क्या करते, 30,000 का ओवरड्राफ्ट लेकर के रखते। क्योंकि ओवरड्राफ्ट ऐसे नहीं होता है कि भाई 24,000 का दे दीजिए, बैंक के भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, मैं भी कुछ हिसाब से लेकर के रखता हूं। तो कंपनी की पॉलिसी ये है एबीसी कंपनी की कि वो 10,000 के मल्टीपल्स में रखते हैं। एबीसी कंपनी विशेस टू अरेंज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज इन मल्टीपल्स ऑफ 10,000 विद इट्स बैंकर्स ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल टू जून ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर व्हेन इट विल बी मैन्युफैक्चरिंग मोस्टली फॉर द स्टॉक। स्टॉकिंग के लिए वो जनरली बाय एंड लार्ज स्टॉकिंग के लिए ही वो उस टाइम मैन्युफैक्चर करके रखेंगे। प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द अबव पीरियड from the following data indicating the extent of bank facilities the company will require at the end of each month। तो हर महीने के एंड पे हमारे को कितना ओडी के लिए तैयार रखना है बैंक को, वो हमारे को पता लगाना है। द डेटा गिवन इज सच कि हमारे पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का डेटा है और अप्रैल से जून तक का वो बैंकर्स के साथ बनाना चाहते हैं। तो इसका मतलब हमारे को जो बजट बनाना है वो अप्रैल से जून तक का बजट बनाना है। देन अगर हम उसमें देखें तो सेल्स, परचेजेस एंड वेजेस, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि ब्रॉडली जो हर महीने के रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं या रिसिप्ट्स या पेमेंट्स हैं वो यही है। सेल से हर महीने पैसा आता है, परचेजेस में हर महीने पैसा जाता है, वेजेस में जाता है। फिर अगर कुछ और है तो उसका देखा जाएगा। इन एनी केस यहां पे तो हमारे को क्या दे दिया, सेल्स, परचेज एंड वेजेस दिया हुआ है। पॉइंट बी इज 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर रियलाइज्ड इन द मंथ फॉलोइंग सेल्स एंड रिमेनिंग 50% इन द सेकेंड मंथ। 50% of the credit sales are realized in the month following the sales। आज अगर मैंने ₹1,00,000 की क्रेडिट सेल्स किया तो 50,000 तो कब आ जाता है, अगले महीने। एंड रिमेनिंग 50% इन सेकेंड मंथ। मतलब जनवरी में अगर मैंने ₹1,00,000 का सामान बेचा है क्रेडिट पे, तो फरवरी में 50,000 आएंगे, मार्च में 50,000 आएंगे। दिस इज सिंपल कि 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर रियलाइज्ड इन द फॉलोइंग मंथ एंड रिमेनिंग 50 आर रियलाइज्ड इन सेकेंड मंथ। तो ये तो क्लियर हो गया कि आज अगर 50,000 का आपने सेल्स किया है, अभी जनवरी में लेट से हमने 50,000 की क्रेडिट सेल्स किया, तो फरवरी में 25,000 आएंगे, मार्च में 25,000 आएंगे। ये एक बात हुई। क्रेडिटर्स आर पेड इन द फॉलोइंग मंथ ऑफ परचेज। क्रेडिटर्स को परचेज के अगले महीने में दिया जाता है और यहां कोई परसेंट नहीं दिया गया। इसका मतलब पूरा का पूरा जितना भी हमने उससे परचेज किया है वो सारा का सारा क्रेडिट परचेज होता है और वो अगले महीने ही दिया जाता है। सपोज आपने आज 25,000 का सामान लिया है जनवरी में, तो फरवरी में 25,000 का पेमेंट कर दिया जाएगा। 25,000 की सेल्स की हैं तो 12,500 ही आएगा फरवरी में और 12,500 मार्च में आएगा, जबकि पेमेंट में हमारा अलग है। पेमेंट तो पूरा का पूरा नेक्स्ट मंथ जाता है। तो पॉइंट बी इज 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर रियलाइज्ड इन द मंथ फॉलोइंग द सेल्स एंड रिमेनिंग 50% सेल्स इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग। क्रेडिटर्स आर पेड इन द फॉलोइंग मंथ ऑफ परचेज। परचेज के नेक्स्ट मंथ में हम क्रेडिटर्स को तो दे देते हैं। कैश एट बैंक ऑन 1 अप्रैल एस्टिमेटेड इज 25,000। तो अब हमारे को अप्रैल से जून के लिए तैयारी करनी है, तो हमारा जो मेन बजट है वो तो अप्रैल से जून का बनेगा। लेकिन अब हमारे को, क्योंकि जो क्रेडिट सेल्स की थी हमने वो रियलाइजेशन में टाइम लगता है, तो पीछे का भी 2 महीने का डेटा दिया हुआ है, फरवरी एंड मार्च का। तो उसको कहां यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे वो देख लेंगे। हमेशा की तरह मैं सबसे पहले टेबल बनाता हूं, आप भी कोशिश कीजिए कि आप अपने आप टेबल बना सकें, एंड देन विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो हियर इज आवर टेबल। और अभी यहां पे हम क्या बनाने वाले हैं, कैश बजट फॉर कहां से कहां तक बनाना है हमारे को, फरवरी मार्च की बने, अप्रैल से जून तक के लिए, अप्रैल टू जून। यहां हम क्या लिख सकते हैं, अप्रैल, मई एंड जून। अब तो हमारे को समझ में आ गया है कि जनरली बजट का फॉर्मेट क्या रहता है, कैश बजट का फॉर्मेट क्या रहता है। फर्स्ट वी हैव रिसिप्ट्स, देन वी हैव
पेमेंट्स और उनका जो बैलेंस है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो यहां सबसे पहली एंट्री क्या बन जाएगी हमारे लिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन, देन देयर विल बी जो भी रिसिप्ट्स हैं हमारी। अब अगर हम रिसिप्ट्स की बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलरली हमारी रिसिप्ट सिर्फ एक है सेल्स से। प्रीवियस क्वेश्चन याद करेंगे तो हमारे पास डिविडेंड भी आ रहा था, इस बार ऐसा डिविडेंड का कुछ नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, बस ये 3 खर्चे ही हैं, सेल्स, परचेज एंड वेजेस। तो रिसिप्ट्स के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही रिसिप्ट आने वाली है, वो क्या है, फ्रॉम सेल्स। और फिर हमारे पास यहां आ जाएगा कैश अवेलेबल। एंड देन पेमेंट्स में अगर हम जाते हैं तो पेमेंट्स भी 2 ही तरह के करने हैं हमारे को। कौन कौन से करने हैं, सेल्स को हम क्या कर सकते हैं, यहां पे 2 में बांट सकते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए मॉनिटर करना, एडमिनिस्टर करना। क्योंकि जो हमारे पास पैसा आता है वो कैसा आता है, 2 टुकड़ों में आता है, 50% तो नेक्स्ट मंथ में आ जाता है और 50% नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ आता है। तो हम यहां क्या कर देते हैं, सेल्स फॉर पीरियड T-1, सेल्स इन पीरियड T-2, ठीक है ना। तो T-1 एंड T-2, जो अगर आप इसको हम कौन कौन से महीने में बना रहे हैं, अप्रैल में बना रहे हैं, तो अगर हम अप्रैल की बात कर रहे हैं तो T-1 क्या हो गया, मार्च की सेल्स से जो पैसा आ रहा है, T-2 क्या हो गया, फरवरी की सेल्स से जो पैसा आ रहा है। क्योंकि फरवरी की जो सेल्स रही होंगी उनका आधा तो मार्च में आ गया, ऐसा ही तो है हमारी कंडीशंस कि जो भी क्रेडिट सेल्स होती हैं उसका आधा तो नेक्स्ट मंथ आता है। तो फरवरी में जो सेल्स हुई उसका आधा तो मार्च में आ गया, लेकिन आधा अप्रैल में आएगा, तो यहां आ जाएगा। फिर मार्च में जो सेल्स हुई उसका आधा तो अप्रैल में आएगा और आधा मई में आएगा, तो यहां पे आ जाएगा जो मार्च की सेल्स है। तो अप्रैल से T-1 तो क्या हो गया, मार्च, और अप्रैल से T-2 क्या हो गया, फरवरी। उसी तरह से अगर हम जून की बात करें तो जून से T-1 तो हो जाएगा मई की सेल्स का जो पैसा आ रहा है, भाई मई में जो सेल्स हुई है उसका आधा जून में आएगा और आधा जुलाई में आएगा। तो जून का T-1 हो गया मई की सेल्स का आधा, और यहां पे T-2 जून का T-2 हो जाएगा अप्रैल, 2 महीने पीछे। तो जून अप्रैल की जो सेल्स हुई उसमें से आधा तो मई में आ जाएगा और आधा बचा हुआ जून में आएगा, जो कि एंट्री यहां होगी। वो अपन देखते हैं जब अभी अपन एंट्रीज करेंगे। बस हमने सेल्स को क्या किया, 2 में स्प्लिट कर दिया, क्योंकि 2 टुकड़ों में आ रहा है ये अमाउंट। तो यहां आ जाएगा हमारे पास कैश अवेलेबल, एंड देन वी विल बी हैविंग पेमेंट्स। पेमेंट्स पूरा वन शॉट हो जाता है, इसलिए हम एक साथ ही लिख सकते हैं। किन किन में होता है पेमेंट, एक तो होता है हमारा परचेजेस के कारण जो पेमेंट हो रहा है, हालांकि ये T-1 का है, पिछले महीने का पेमेंट आज होता है, जो हमने परचेजेस पिछले महीने की थी उसका आज देते हैं, हमारे को दिया है ना। क्रेडिटर्स आर पेड इन द फॉलोइंग मंथ ऑफ परचेज, जब परचेज होती है उसके फॉलोइंग मंथ में करते हैं। तो आप चाहें तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, T-1 का है कि जो आज पेमेंट कर रहा हूं मैं अप्रैल के अंदर, ये कौन सा है, पिछले महीने का, मार्च की परचेजेस का है। तो एक तो परचेजेस हैं और फिर हमारे पास वेजेस हैं। वेजेस के लिए कोई कंडीशंस तो दी नहीं गई हैं कि कब पेमेंट होता है, तो पूरी उसी टाइम हो जाती हैं। तो यहां कैश अवेलेबल आ गया, यहां पे आ गया पेमेंट्स, और इधर आ जाएगा आपके पास बैलेंस कैरी डाउन। इसको अगर हम बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं। ये हो गई हमारे लिए टेबल, जो एक्सेस है उसको हटा सकते हैं। दिस इज आवर टेबल। अब बैलेंस कितना है, कैश एट बैंक ऑन 1 अप्रैल एस्टिमेटेड टू बी 25,000। 25,000 रिसिप्ट्स। अब फिर से एक बार देखें पॉइंट बी को ध्यान से देखिए आप, 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर रियलाइज्ड इन द मंथ फॉलोइंग सेल्स। जिस मंथ में सेल्स हुई है उसका फॉलोइंग मंथ जो है उसमें हो जाता है, एंड रिमेनिंग 50%
सेल्स इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग। तो 50% तो फॉलोइंग मंथ में और 50% सेकेंड मंथ फॉलोइंग में। तो हम यहां पे देखते हैं फरवरी का क्या हुआ होगा। फरवरी में हमारी सेल्स हुई है 1,80,000 की। तो उसका 90,000 तो आ जाएगा, 50% दैट इज 90,000। फरवरी का 90,000 तो आ जाएगा मार्च में, और 90,000 आएगा अप्रैल में। 90,000 आएगा। और ये T-2 में क्यों आया है? क्योंकि फरवरी का है। अप्रैल में जब हम बात कर रहे हैं T-2 तो वो क्या हो गया? फरवरी हो गया। तो फरवरी की सेल्स डन। फरवरी का पेमेंट जो आपने परचेजेस की थी 124,000 की, वो कब होगा? मार्च में आपने कर दिया होगा। मार्च का तो मैं बना नहीं रहा हूं। तो फरवरी का सेल्स हो गया, परचेजेस हो गया, वेजेस का कोई जरूरत नहीं है, वो तो आपने फरवरी में कर दिया। फरवरी इज क्लियर। मार्च पे आते हैं। मार्च का 192,000 है। तो 192,000 का 50%, 192,000 का 50%, 96,000। तो मार्च में जो 192,000 की सेल्स हुई है उसका हाफ तो अप्रैल में आ जाएगा, 96,000। मार्च में हुई है 96,000 तो अप्रैल में आ गया, बचा हुआ हाफ अगले महीने आ जाएगा 96,000। तो मार्च का हाफ तो यहां आ गया, हाफ यहां आया। इस बार T-2 में क्यों गया? क्योंकि मई के लिए तो T-1 इज अप्रैल और T-2 क्या हो गया? मार्च। तो 96,000 ये आ गया। मार्च का 192,000 दिया हुआ है, आधा ये रहा, आधा ये रहा। मार्च का जो आपका परचेजेस है उसका पेमेंट कब होगा? अप्रैल के अंदर। कितना है वो? मार्च की परचेजेस थी 144,000, तो मार्च की परचेजेस 144,000, और इनकी एंट्री अप्रैल में क्यों हो रही है? T-1। मतलब मार्च की जो परचेजेस है उनकी एंट्री हो रही है अप्रैल में, क्योंकि जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनको हम नेक्स्ट मंथ में पूरा पेमेंट कर देते हैं। जो हमारे डेटर्स हैं जिनको हमने सेल किया है उनसे तो हमारे पास आधा आधा आता है, आधा नेक्स्ट मंथ, आधा नेक्स्ट मंथ। लेकिन जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनको हम पूरा का पूरा नेक्स्ट मंथ में दे देते हैं। तो फाइन, मार्च का सारा कुछ हो गया। 192 जो हमने सेल्स की, आधा आधा आ गया, आधा अप्रैल में आ गया, आधा मई में आ गया। मार्च का जो 144,000 का परचेजेस था उसका पेमेंट मैं कर चुका हूं अप्रैल में, नेक्स्ट मंथ करता हूं। और वेजेस सेम मंथ में सेटल हो रही है। तो अब हम आ जाते हैं अप्रैल मई जून में। वेजेस कितनी है अप्रैल मई जून की? सबसे पहले इनको लिख देते हैं हम जिससे फ्री हो जाए। 11,000, 10,000 एंड 15,000। 11,000, 10,000 एंड 15,000। ये तो वेजेस हो गई। परचेजेस क्या होती है? नेक्स्ट मंथ सेटल होती है। तो मार्च की तो अप्रैल में हो गई। अप्रैल में कितनी परचेजेस हैं? 243,000। वो आप सेटल कर दोगे मई में, 243,000। और मई की कितनी परचेजेस हैं? 246,000। तो ये आप जून में पेमेंट कर दोगे 246,000। तो परचेजेस हो गई, वेजेस हो गई। इसका मतलब पेमेंट्स जितने भी थे हमने सारे देख लिए। हाँ, अब सेल्स का क्या सिनेरियो है? मार्च का 192,000 तो आ गया मेरे पास। अप्रैल में आपने 108,000 की सेल्स की है, तो उसका 50% होता है 54,000। तो 54,000 तो अप्रैल का 54,000 तो मई में आएगा, और बचा हुआ 54,000 जून में आएगा। 108,000 की सेल्स है, तो 54,000 इज कमिंग ओवर हियर एंड 54,000 इज कमिंग ओवर इन नेक्स्ट मंथ, राइट? फिर मई में जो आपने सेल्स की है 174,000 की, 174, इसका 50% होता है 87,000। तो मई में जो आपने 174,000 की सेल्स की है उसका हाफ जून में आ जाएगा, विच इज 87,000। और 87,000 जो बचा हुआ है मई का, जो 174 की सेल्स है, 87 तो यहां आ गया, 87 अगले मंथ। डन। जून का तो कुछ भी नहीं होगा। जून की जो परचेजेस हैं वो जुलाई में आधा आएगा और अगस्त में आधा आएगा। जून की जो सेल्स हैं, आधा तो आपके पास जुलाई में आएगा, आधा अगस्त में आएगा। जून की जो परचेजेस हैं उनका पेमेंट जुलाई में करना है। जून की जो वेजेस है उनका पेमेंट मैं कर चुका हूं। सो दिस इज द आइडिया कि जो हमारी सेल्स हैं वो तो आधी नेक्स्ट मंथ और आधी उससे अगले महीने। 54, 87। अब अगर यहां हम जुलाई बनाते तो 87 आता। वेजेस सेम मंथ में जा रही हैं, और जो परचेजेस हैं ये पिछले महीने की हैं जिनका पेमेंट मैं कर रहा हूं। नाउ वी कैन कैलकुलेट ऑल दीज वैल्यूज, जिससे कि यहाँ पे हमारे को ये बैलेंसिंग फिगर्स एक्सेट्रा मिल जाए। तो हमारे पास कैश अवेलेबल कितना है इन द मंथ ऑफ अप्रैल? 25 प्लस 90 प्लस 96, मेकिंग इट 211,000।
211,000 का कैश अवेलेबल है। खर्चा कितना हो रहा है? 144 और 11 155,000। इधर खर्चा कितना हो रहा है? 244 मतलब 253,000। इधर खर्चा कितना हो रहा है? 46, 51, 61 261,000। तो ये तो हमारे खर्चे हो गए। तो कैश अवेलेबल इज 211,000, पेमेंट्स टू बी मेड आर 155। बचा कितना हमारे पास? कुछ गड़बड़ हो गई, 211 माइनस 155, 56,000 हमारे पास बच गया। 56,000 एंड यस इट इज पॉजिटिव क्योंकि 211,000 का कैश अवेलेबल था, 155 का पेमेंट हुआ। 56,000 बिकम्स माय बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर मे। अब इन सबको अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे को पता पड़ जाएगा कि हमारे पास मे के अंदर कैश कितना है। 56 प्लस 54 प्लस 96, 206,000। और पेमेंट कितने होने वाले हैं? 253,000 के। तो 253,000 का मतलब क्या हो गया? 253 माइनस 206, 253 माइनस 206, 47,000 का क्रेडिट आ गया। अब जब हमारे को यह पता पड़ गया है कि हम 47,000 नेगेटिव में जाने वाले हैं तो हम बैंक को क्या बोल देंगे कि वी विल बी नीडिंग एन ओडी, क्योंकि क्वेश्चन का आइडिया यही था। क्वेश्चन का क्या था? एबीसी कंपनी विशेस टू अरेंज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज विद इट्स बैंकर्स ड्यूरिंग पीरियड ऑफ अप्रैल टू जून। तो अब जब हमारे को लग रहा है कि 47,000 हम नेगेटिव जाएंगे तो हम बैंक को कह देंगे कि हमारे को एक 50,000 का ओडी दिया जाए। 50,000 क्यों? क्योंकि 10,000 के मल्टीपल्स में आएगा। तो यहां अब हम एक और रो बना सकते हैं जिसके अंदर हम डाल सकते हैं बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है? यहां तो कुछ नहीं था, यहां पे हम बैंक ओवरड्राफ्ट लगा रहे हैं 50,000 का। तो बैंक में तो ओवरड्राफ्ट हो गया लेकिन मेरी कैश पोजीशन इंप्रूव हो गई। 47 नेगेटिव से मैं अब कहां आ गया हूं? 3,000 पॉजिटिव में। 3,000 पॉजिटिव में आते ही अब मेरे पास क्या हो जाएगा? 90,000, 90 एंड 54 हो जाएगा 144,000, 144,000 मेरे पास है और 261,000 का मेरे को पेमेंट करना है। 261 माइनस 144 हो गया ये 117,000। इसका मतलब इस बार मैं क्या हो गया हूं? 117,000 क्रेडिट में चला गया हूं। 117,000 क्रेडिट में जाने का मतलब 10,000 के मल्टीपल्स में मैं ऑर्डर करता हूं तो यहां कितना हो जाएगा? 120,000 का मैं ओडी का बोल दूंगा बैंक को। तो इसलिए हम ये कैश बजटिंग करते हैं कि अपने को पता पड़ जाए कि कहां कहां पे हमारे पास कैश इनफ्लोज कम पड़ रहे हैं आउटफ्लोज से। अब यहां आउटफ्लोज ज्यादा हो रहे हैं 253, 261, जबकि इनफ्लोज 206, 144 है। तो इन सिचुएशंस को काउंटर करने के लिए हम तैयार हो गए। हमने पहले से बैंक को बोल के रखा कि I'll be needing an OD of 50,000, I'll be needing an OD of 120,000. So this was our second question for 7th chapter, C7 Q2. Next time when we meet, we'll take up some more questions. Until then, do take care. Thanks for watching. Bye-bye.